गुड मॉर्निंग ऑफ ऑल। आज हम लोग देखते हैं एसटीडीएस रोग के बारे में। एसटीडीएस रोग क्या है इसके बारे में देखते हैं। इससे पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि एसटीडीएस रोग क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये कैसे फैलता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे आज। तो आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं ये है STI, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, इसका ही पुराना नाम पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे तो उससे पहले इसका ही नाम था STDS, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसी का नाम था STDS, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो था, जो सेक्सुअल से ही ये सेक्सुअल रिलेशन से ही ये फैलता था, तो इसलिए इसका नाम भी रखा गया था STDS। इसी के अंतर्गत बाद में इन्फेक्शन दे दिया गया कि यह रिप्रोडक्शन के द्वारा जो इन्फेक्शन होता है उसको हम लोग STIS कहते हैं, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। इसी का कई नाम से जानते हैं हम लोग, कई नाम से जाना जाता है। वैसे आप STDS कहिए कि STIS कहिए, दोनों शब्द एक ही है। इसको भी हम और नाम से भी जानते हैं। और क्या नाम से जानते हैं? तो इसी का नाम है वेनरल डिजीज, VD, इसी का नाम है वेनरल डिजीज। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं वेनरल डिजीज। और इसी का नाम RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, RTI। तो इसको जो देखते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, STDS, VD, STI, ये सब का सब आपको एक ही डिजीज है, यौन संचरित रोग, जो सेक्सुअल रिलेशन से ही एक दूसरे से फैलता है। इसलिए तो यह कहा जाता है जब सेक्सुअल रिलेशन से, सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा जब इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैलता है जो रोग, उसी का नाम है STIS, STDS, VD। अब ये STDS के अंतर्गत या STIs के अंतर्गत ही ये VD और RTI आता है। रिप्रोडक्टिव देखिए, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन नाम लिखा हुआ है। रिप्रोडक्टिव प्रजनन ट्रैक्ट मतलब रास्ता इन्फेक्शन मीन संक्रमण। तो ये जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो इसी को हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कह रहे हैं। अब आइए कि हम लोग जो देखते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के जो बारे में हम लोग बात करते हैं, तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बात करते हैं। यह बैक्टीरिया से भी होता है, वायरस से भी होता है, कुछ प्रोटोजोन्स के द्वारा भी होता है। ये STDS रोग पहले ऐसा था विचारधारा कि ये प्रायः वायरस के द्वारा होता है, लेकिन ये नहीं, ये बैक्टीरिया के द्वारा भी होता है, वायरस के द्वारा भी होता है एंड प्रोटोजोन्स के द्वारा भी होता है। आइए हम लोग देखते हैं अब कि STDS जो है, यह STDS में बैक्टीरिया से होने वाला STDS, मतलब STDS काउज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होने वाला STDS। तो STIS बाय बैक्टीरिया, मतलब जीवाणु के द्वारा, जो रोग जीवाणु के द्वारा फैलता है, जो रोग जीवाणु के द्वारा STDS होता है उसकी बात करते हैं। तो इसमें पहले हम लोग बात कर लेते हैं गोनोरिया। आप लोग सुने भी होइएगा नाम, गोनोरिया रोग के बारे में आप लोग सुने भी होइएगा। गोनोरिया ये 11 नंबर का रोग है। इससे पहले हम 10 नंबर तक बैक्टीरिया का रोग पढ़ा चुके हैं, बैक्टीरिया से होने वाला रोग। अब है STI में। अब आई गोनोरिया। ये जो गोनोरिया बीमारी है, इसका कोई आदमी हिंदी जानना चाहेंगे तो गोनोरिया को गोनोरिया ही रोग कहते हैं। ये जो गोनोरिया रोग है, यह निसेरिया गोनरी के द्वारा फैलता है। निसेरिया गोनरी, काउज्ड बाय निसेरिया गोनरी, काउज्ड बाय निसेरिया गोनरी, निसेरिया गोनरी।
निसेरिया गोंडी। अब ये निसेरिया गोंडी ये बैक्टीरिया का नाम है और इसका नाम निसेरिया गोंडी ही क्यों रखा गया इस बैक्टीरिया को? इस बैक्टीरिया को, इस रोग को देखने वाले साहब निसेरिया थे। वैज्ञानिक का नाम है निसेरिया। 1879 में इस रोग का डिस्कवर किया गया था और ये निसेरिया वैज्ञानिक का नाम था, तो इन्हीं के नाम पर इसका रखा गया निसेरिया गोंडी बैक्टीरिया। अब ये निसेरिया गोंडी जो होता है इंक्यूबेशन पीरियड, यदि इसका देखें इंक्यूबेशन पीरियड तो 2 to 10 डेज, 2 से 10 दिन तक होता है। अब आइए इसके बारे में हम लोग ट्रांसमिटेड जो होता है उसके बारे में तो बाद में करते हैं हम लोग कि ये जो रोग होता है इसका लक्षण क्या होता है, क्या है इसका लक्षण, उसकी बात करते हैं। सिम्टम्स क्या है, गोनोरिया रोग का सिम्टम्स क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आइए सिम्टम्स की बात करते हैं। लक्षण क्या है, सिम्टम्स लक्षण। सबसे पहले होता क्या है, यूरोजेनिशियल ट्रैक्ट के म्यूकस मेम्ब्रेन में, यूरोजेनिशियल ट्रैक्ट के म्यूकस मेम्ब्रेन में जो होता है, यूरोजेनिशियल ट्रैक्ट के म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन में। तो यूरोजेनिशियल ट्रैक्ट, यूरोजेनिशियल ट्रैक्ट के म्यूकस मेम्ब्रेन में, म्यूकस मेम्ब्रेन का हिंदी भी हम आपको भेजे हुए हैं, सेलेस्मिक झिल्ली बोलते हैं। यूरोजेनिशियल ट्रैक्ट किसको कहते हैं, ये बात भी हम कल आपको समझाने का कोशिश किए हैं। यूट्यूब चैनल पर आपको देखिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिए। ये यूरोजेनिशियल ट्रैक्ट इस तरह से कि कई हम वीडियो लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच। कई वीडियो है जो मानव से संबंधित है और ये प्लांट से संबंधित भी हम लेकर के आएंगे। तो यूरोजेनिशियल ट्रैक्ट का अर्थ हम कल ही बता रहे थे। यूरोनो मतलब पेशाब का रास्ता, जो पेशाब का रास्ता। जेनेसिलिया रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, प्रजनन अंग, प्रजनन नली। तो जेनेसियल प्रजनन नली और यूरोजेनिशियल इसका नाम है, तो इसका कॉमन रास्ता है यूरिन का भी और जेनेसिलिया अंग। तो यूरोजेनिशियल ट्रैक्ट का म्यूकस मेम्ब्रेन, सेलेस्मिक झिल्ली जो होता है, वह सेलेस्मिक झिल्ली संक्रमित हो जाता है, इन्फ्लामेटेड हो जाता है। जैसे ही संक्रमण हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसमें संक्रमण हो जाता है, तो होता क्या है, जिस समय यूरिनेशन होता है, जिस समय यूरिनेशन की क्रिया होती है, यूरिनेशन मतलब हम आपको पहले भी बता चुके हैं, यूरिनेशन मतलब पेशाब करना। तो यूरिनेशन के क्रम में क्या होता है, दर्द होता है। जिस समय में यह म्यूकस मेम्ब्रेन यह इन्फेक्टेड हो जाता है यूरोजेनिशियल ट्रैक्ट का, यह पेशाब करने के क्रम में दर्द होता है और उसमें पस निकलता है। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद उसमें पस निकलते रहता है और पस जो डिस्चार्ज होता है, ये मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहे हैं। मेल में भी ये रोग होता है एंड फीमेल में भी ये रोग होता है। मेल की भी बात कर रहे हैं हम लोग, फीमेल की भी बात कर रहे हैं, दोनों की बात कर रहे हैं। तो ये मेल में जो होता है, तो मेल में पेनिस आपको हम कल बताए हुए हैं चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर हम बताए हुए हैं पेनिस क्या है, कौन सा हिस्सा है। तो पेनिस से पस डिस्चार्ज होता है। पेनिस से यह गंध देता है, दुर्गंध देता है और ये मार समझते होइएगा, मार चावल का मार, उसी समान से वह गाढ़ा तरल पदार्थ रहता है और ये धीरे धीरे निकलते रहता है, दुर्गंध देता है। तो पेनिस से पस निकलता है। यही चीज भेजना के द्वारा भी होता है, भेजना के द्वारा भी पस निकलने का काम करता है। तो ये पेनिस से भी और भेजना से भी पस निकलते रहता है। तो ये इस तरह से ये सिम्टम्स की बात हम लोग कर रहे हैं कि इसका गोनोरिया बीमारी में लक्षण का। और जिस स्थान से ये बैक्टीरिया प्रवेश करता है, वह उस स्थान के म्यूकस मेम्ब्रेन को, तो बैक्टीरिया तो प्रवेश कर रहा है किसके द्वारा, जो खुला अंग है यूरोजेनिशियल ट्रैक्ट का, उसके द्वारा प्रवेश कर रहा है। और ये जैसे ही यह प्रवेश करता है तो यह म्यूकस मेम्ब्रेन को यह इन्फ्लामेशन करता है, मतलब संक्रमित कर देता है, जिसके कारण यूरिन के क्रम में, यूरिनेशन के क्रम में यह क्या होता है, दर्द होता है। पेनिस से और भेजना से पस डिस्चार्ज होता है, गंदे पदार्थ डिस्चार्ज होता है। और क्या होता है, यहाँ तक कि आप देखेंगे इस रोग के क्रम में यदि मेल का एपिडिडर्मिस, आपको हम कल बताए थे कि एपिडिडर्मिस भास डिफरेंस, वेस्ट डिफरेंस, अब हम आपको कल बताए हुए थे और आप देखे भी होइएगा। तो ये यदि मेल की बात कर रहे हैं हम लोग, मेल में यदि एपिडिडर्मिस या मेल में भास डिफरेंस, ये वेस्ट डिफरेंस या एपिडिडर्मिस ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है, किसके कारण, पस के द्वारा। और यही चीज यदि ये मेल की बात कर रहे हैं, ये कहाँ, मेल में। और यदि यही चीज फैलोपियन ट्यूब की बात करें, फैलोपियन ट्यूब किसमें, फीमेल में की बात करें,
तो फैलोपियन ट्यूब फीमेल की बात करते हैं। यदि यह फैलोपियन ट्यूब बंद हो जाता है फीमेल में ये पस के द्वारा और मेल में एपिडर्मिस और भास डिफरेंस बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो इट मे बी पॉसिबल, यह भी संभव है कि मेल एंड फीमेल स्टेराइल हो जाएगा, बांझ हो जाएगा और बांझपन का शिकार हो जाएगा वह। लेकिन ये सब क्यूरेबल डिजीज है। ये आपको एड्स, हेपेटाइटिस और एड्स, हेपेटाइटिस ये सब जो है नॉन क्यूरेबल डिजीज है, मतलब इसको हम लोग ये ठीक नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो है ये सब क्यूरेबल डिजीज है, क्यूरेबल डिजीज है मतलब ये ठीक हो सकता है। तो इसलिए यह फैलोपियन ट्यूब फीमेल की बात करते हैं, एपिडर्मिस वास डिफरेंस ये सब हम लोग जो बात करते हैं, तो ये सब ठीक होने वाला रोग भी है। लेकिन इसमें पस जमा होने के बाद स्टेराइल भी फीमेल और मेल हो सकता है। अब आइए ये जो हम अभी तक जो देखें हम लोग तो लक्षण देखें। अब आइए ट्रांसमिशन कैसे होता है, ट्रांसमिशन होने का रास्ता क्या है। ट्रांसमिशन होने का रास्ता है कि सबसे पहले तो ट्रांसमिशन जो इसका होता है उसकी बात करें कि ट्रांसमिशन होता कैसे है। तो ट्रांसमिशन जो होता है इसकी बात करते हैं हम लोग। ट्रांसमिशन जो होता है, ये जो रोग फैलता है सेक्सुअल इंटरकर्स के द्वारा, सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा। सबसे पहला तो ये है बायसेक्सुअल कांटेक्ट, बायसेक्सुअल कांटेक्ट। यदि मान लीजिए इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन सेक्सुअल रिलेशन स्थापित करता है तो उस स्थिति में ये रोग हो सकता है इन्फेक्टेड पर्सन से या हेल्दी पर्सन में पहुंच जाता है। सेक्सुअल कांटेक्ट इसका मुख्य है। कॉमन टॉयलेट, कॉमन टॉयलेट, कॉमन टॉयलेट, यदि एक ही टॉयलेट का उपयोग इन्फेक्टेड पर्सन भी करता है और हेल्दी पर्सन भी करता है तो इस स्थान से यह रोग इस प्रकार से फैल सकता है। कॉमन टॉयलेट के द्वारा, बायसेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा ट्रांसमिशन होता है। और यदि यह क्लॉथ जो होता है, कपड़ा का भी उपयोग, यदि इन्फेक्टेड क्लॉथ है, इन्फेक्टेड है वह संक्रमित कपड़ा है, यदि उसका प्रयोग भी यदि यह इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में आता है तो ये रोग फैलने की संभावना होती है। अब हम लोग इससे बचें कैसे, बचाव का उपाय क्या है। बचाव के उपाय के लिए हम लोग आते हैं। बचाव के उपाय के लिए सबसे पहले तो ये कहा जाता है दवाई से अच्छा परहेज ही होता है। तो परहेज करना, अवॉइडिंग द प्रोस्टिट्यूशन, मतलब ये अवॉइड करना चाहिए, होमोसेक्सुअलिटी को अवॉइड करना चाहिए, प्रोस्टिट्यूशन को अवॉइड करना चाहिए। एक सेक्सुअल रिलेशन, एक पार्टनर्स के अलावा अन्य पार्टनर से सेक्सुअल रिलेशनशिप स्थापित करने के पहले कॉन्डोम का उपयोग भी किया जाता है। तो ये आपको प्रोस्टिट्यूशन है, बचाव का उपाय है। बचाव के उपाय के लिए हम लोग प्रायः अवॉइड करते हैं होमोसेक्सुअलिटी। आप लोग देखिए होमोसेक्सुअलिटी, ये बचाव के उपाय हम लोग बता रहे हैं। होमोसेक्सुअलिटी को इसको कहते हैं समलैंगिकता, समलैंगिकता, समलैंगिकता। अब ये होमोसेक्सुअलिटी से भी बचना चाहिए। आप लोग देखिएगा कि बचपन मेल के साथ, फीमेल के साथ तो नहीं हो सकता है और मेल के साथ यह होमोसेक्सुअलिटी करने लगता है। होमोसेक्सुअलिटी मतलब सेक्सुअल रिलेशन का एक मतलब अनुभूति करता है। तो वो सब होमोसेक्सुअलिटी जो होता है इसके द्वारा भी ये आपको ट्रांसमिटेड हो जाता है। तो होमोसेक्सुअलिटी से बचना चाहिए और अवॉइडिंग प्रोस्टिट्यूशन, अब भाई वेश्यावृत्ति से बचना चाहिए। ये सब चीज़ आपको गोनोरिया रोग के ट्रांसमिशन है। अब इसके अलावा भी आप एंटीबायोटिक दवाई का बात करेंगे तो एंटीबायोटिक दवाई में पेनिसिलिन जो होता है ये सबसे मोस्ट इफेक्टिव होता है। और सब 3-4 दवाइयाँ ऐसे हैं जो आपको सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, चाहे वह एसटीडीएस कोई भी हो। पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एथ्रोमाइसिन, ये दवाइयाँ जो है ये दवाइयाँ सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो सबसे ज़्यादा पेनिसिलिन इफेक्टिव होता है। तो ये आपको रहा गोनोरिया रोग के बारे में। अब हम लोग देखते हैं ये गोनोरिया रोग, यह गोनोरिया रोग बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला एसटीडीएस था। अब हम लोग आते हैं सिफिलिस पर। सिफिलिस क्या है इसकी बात भी करते हैं हम लोग कि सिफिलिस क्या है। सिफिलिस में देखते हैं मिनट, देख रहे थे गोनोरिया रोग के बारे में जो देख रहे थे। तो ये गोनोरिया रोग जो है, इस गोनोरिया रोग में हम अभी देखे थे इन्फेक्शन वगैरह सब के बारे में अभी देखे थे कि क्या होता है इन्फेक्शन। अब उसके बारे में आइए हम लोग, गोनोरिया में एक और लक्षण दिखाई देता है, आई इन्फेक्टेड हो जाता है। आई, आँख जो होता है, आँख इन्फेक्टेड हो जाता है। ये आँख जो होता है यह इन्फेक्टेड हो जाता है, मतलब आँख में इन्फ्लामेशन हो जाता है। और यह रोग आँख में जो इन्फ्लामेशन हो जाता है, मतलब यदि इन्फेक्टेड पर्सन में है, इन्फेक्टेड मदर को है, तो ये प्लासेंटा के द्वारा ये पहुंच जाता है कि इसमें न्यूनेंट में भी पहुंच जाता है, प्लासेंटा के द्वारा न्यूनेंट में चला जाता है, मतलब फीटस में चला जाता है, वहाँ भी आई इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ऑप्थेल्मिक न्यूनेंटिव उसको बोलते हैं।
तो ये आइए अब हम लोग गोनोरिया रोग से आगे बढ़ें। सिफिलिस रोग, सिफिलिस जो होता है ये भी बीमारी है, और ये बीमारी जो होता है यह भी होता है किससे, तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग होता है। आपको गोनोरिया रोग के बारे में जब भी जानकारी दे रहे थे कि वह गोनोरिया जो निसेरीजी गोनोरिया होता है वह बैक्टीरिया कैसा होता है, डिप्लोकोकस बैक्टीरिया होता है, वह बैक्टीरिया डिप्लोकोकस बैक्टीरिया होता है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। और ये जो देख रहे हैं ट्रिपोनीमा पैलिडियम, ये जो बैक्टीरिया है ट्रिपोनीमा पैलिडियम, ये बैक्टीरिया स्पाइरल होता है, मतलब स्पाइरल आकार का होता है। स्पाइरल मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, इस आकार का होता है यह बैक्टीरिया, इस आकार का होता है ये, इस आकार का यह बैक्टीरिया पाया जाता है, इस आकार का बैक्टीरिया होता है, इसको कहते हैं स्पाइरल बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया कैसा होता है, स्पाइरल होता है, मतलब इस आकार का यह बैक्टीरिया होता है। अब आइए, और जो गोनोरिया का जो बैक्टीरिया होता है डिप्लोकोकस होता है, मतलब आपको गोला गोलाकार से, कोकस मीन्स होता ही है कि यह गोला गोलाकार सा यह रहता है, डिप्लोकोकस 2 की संख्या में रहता है यह, इस प्रकार से डिप्लोकोकस। आइए इसका सिफिलिस का इंक्यूबेशन पीरियड जाने। सिफिलिस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है यह 1 to 3 या 3 वीक्स 3 सप्ताह से लेकर के 10 से 90 डेज का है इंक्यूबेशन पीरियड। और इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है ये बात आप लोग पहले ही समझ चुके हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था इसलिए हम लोग शॉर्ट करने के लिए पहले लिख चुके हैं इसको पहले, उसके बाद ही इसको शॉर्ट किया जा सकता है। तो आइए, इसको ट्रांसमिशन जो होता है, ये ट्रांसमिशन जो होता है सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा ही होता है, थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। यह इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो जाता है सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा जाता है। मान लीजिए किसी मेल को यह बीमारी है, मतलब सिफिलिस किसी मेल को है, यदि वह किसी हेल्दी पर्सन फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, सेक्सुअल रिलेशन स्थापित करता है, तो उस समय में ही यह मेल से फीमेल में जा सकता है। यदि किसी फीमेल को है बीमारी है तो फीमेल से यह मेल में आ सकता है। और इन्फेक्टेड मदर जो है, यदि इन्फेक्टेड मदर वह डिलीवरी पीरियड में है तो उस पीरियड में ये इन्फेक्टेड मदर से यह प्लासेंटा के द्वारा, प्लासेंटा जहाँ से बच्चों को, फीटस को भोजन मिलता है वगैरह से मिलता है, तो प्लासेंटा के द्वारा यह रोग यह फीटस में चला जाता है, तो इन्फेक्टेड मदर से फीटस में चला जाता है। तो ये ट्रांसमिशन की हम लोग बात की कि ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि ये सेक्सुअल क्वाइटस के द्वारा, सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा होता है। आइए सिम्टम्स की बात करते हैं, लक्षण की बात करते हैं। तो लक्षण क्या है इसका, इसकी बात करते हैं। सिफिलिस बीमारी में लक्षण क्या है, प्राइमरी स्टेज की आइए बात करते हैं। सिफिलिस बीमारी जो होता है यह खतरनाक बीमारी है और ये 3 स्टेज में अपना डेवलपमेंट करता है, और यदि तीसरा स्टेज में पहुंच जाता है तो ये खतरनाक हो जाता है, बिल्कुल खतरनाक हो जाता है तीसरा स्टेज में। तो ये प्राइमरी स्टेज की बात करते हैं। प्राइमरी स्टेज इसका क्या है, तो प्राइमरी स्टेज यह कितना दिन का रहता है, 1 to 6 वीक्स, 1 से लेकर के 6 सप्ताह तक यह रोग दिखाई देता है, 1 से 6 सप्ताह रहता है। इसमें क्या होता है, जेनेसल पार्ट जो होता है, जेनेसल पार्ट्स आप लोग समझते होइएगा, इससे पहले भी हम चर्चा किए हैं। जेनेसल पार्ट्स, यौन रोग, यौन पार्ट्स मतलब जो मेल में भी रहता है एंड फीमेल में रहता है। मेल के पेनिस वाला पोर्शन ये जेनेसल पार्ट होता है, फीमेल का वेजिनल पोर्शन ये जेनेसल पार्ट होता है। जेनेसल पार्ट जहां बैक्टीरिया इन करता है, प्रवेश करता है, तो वहां जेनेसल पार्ट जो होता है हार्ड हो जाता है, ड्राई होता है एवं चेंकरी हो जाता है। चेंकरी कहने का मतलब क्या, फोड़ा हो जाना, फोड़ा फुंसी हो जाना, वहाँ फोड़ा हो जाता है, इचिंग टाइप से होते रहता है, वह नोचता ज़्यादा है, तो ये हार्ड हो जाता है, ड्राई हो जाता है और चेंकरी हो जाता है। चेंकरी मतलब फोड़ा हो जाना और इचिंग सबसे ज़्यादा, तो ये सबसे इसका प्राइमरी लक्षण में आता है, इचिंग सबसे ज़्यादा होता है, वो नोचता सबसे ज़्यादा होता है। और ये जेनेसल पार्ट जो होता है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। जेनेसल पार्ट्स 90% जेनेसल पार्ट में फोड़ा फुंसी हो जाता है, चेंकरी हो जाता है, हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है, ड्राई मतलब सूखा लगता है। इस प्रकार से यह पार्ट्स 90% यह फोड़ा फुंसी की तरह हो जाता है। और उसके बाद ये लक्षण आपको दिखाई कहाँ देगा, लिप पर दिखाई देगा, होठ पर भी दिखाई देता है। यही फोड़ा फुंसी आकर के कहाँ हो जाता है, लिप पर भी हो जाता है। और फिंगर्स में यह कितना परसेंट, 10% जो होता है यह लिप पर, फिंगर्स पर यह पार्ट हो जाता है, फोड़ा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ड्राई हो जाता है। स्किन की बात कर रहे हैं, ये रहा प्राइमरी स्टेज। और उस समय में हम लोग करते क्या है, उस समय में कोई मलहम लगाते हैं, उस समय मलहम से ठीक हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सा तो ठीक हो जाता है, लेकिन लगता है यह अब ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि यह सेकेंड स्टेज की बात करें, सेकेंडरी स्टेज में भी पहुंच जाता है, तब ये बीमारी भयानक रूप ले लेता है। तो इसलिए प्राइमरी स्टेज में एक चीज और बताते हैं, ये जो प्राइमरी स्टेज होता है इसका, यह प्राइमरी स्टेज में पता नहीं चलता है ये कि मतलब ये ऐसा बीमारी है, ये इसलिए यह पेनलेस होता है, इसमें कोई पेन नहीं होता है, दर्द नहीं होता है। फोड़ा फुंसी तो होता है, उसमें ब्लड भर जाता है, पस भर जाता है, तो वो तो होता है, लेकिन उसमें ज़्यादा पेनलेस होता है। अब आइए सेकेंडरी स्टेज की बात करते हैं। तो ये सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है, तो 3 से 8 सप्ताह का यह होता है। लिप पर, माउथ पर, जेनेसल में लेशंस, घाव हो जाता है, लिप, होठ पर
माउथ मुंह पर, जेनिटल पार्ट्स यौन वाला भाग में, यह घाव हो जाता है। लेसन्स लिखे हैं, यह घाव हो जाता है। आपको जो भेजे हैं स्टडी मटेरियल, जो हम आपको भेजे हैं उस स्टडी मटेरियल में हम हिंदी लिखे हैं, जिसका हमको लगा कि आप हिंदी नहीं जान रहे हैं, हम उसमें हिंदी लिखे हैं। आप और यदि ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप हमसे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं या कॉलिंग कर सकते हैं। तो जेनिटल पार्ट में लेशन रहता है, मतलब घाव हो जाता है। स्किन लेशंस हो जाता है, मतलब स्किन पर जो होता है, स्किन वाला भाग में वहाँ ज़्यादा घाव होने लगता है। सेकेंडरी स्टेज में पहुँच गया यह। हेयर लॉस, बाल हटने लगता है, मतलब यहाँ से भी बाल हटने लगता है, शरीर के अन्य भाग से भी बाल धीरे धीरे हटने लगता है। सोलन जॉइंट्स, मतलब ये जहाँ जहाँ जॉइंट्स है वो फूल जाता है। तो ये लक्षण आपको सेकेंडरी स्टेज का होता है। और ये टर्सरी स्टेज में यदि चला जाता है तो टर्सरी स्टेज में यह इंटरनल ऑर्गन्स को प्रभावित करता है। सबसे पहले यह इंटरनल ऑर्गन्स को प्रभावित करता है। अब आप समझ सकते हैं कि यदि सिफिलिस बीमारी को शुरुआती दौर में यदि वह उसका जांच नहीं करवाया जाए तो ये बीमारी भयानक रूप ले सकता है, क्योंकि टर्सरी स्टेज में जाने के बाद यह इंटरनल ऑर्गन्स, आंतरिक अंग को भी प्रभावित कर देता है। जब यह इंटरनल ऑर्गन्स को प्रभावित करता है, आंतरिक अंग को प्रभावित करता है, हार्ट को, ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को, यहाँ तक कि पैरालिसिस, लकवा मार देता है, यहाँ तक कि पैरालिसिस हो जाता है, आँख की इन्फेक्शन हो जाता है। ये सब आपको आँख का भी इन्फेक्शन रहता है, तो ये इंटरनल ऑर्गन्स को ये प्रभावित करने का काम करता है। तो कितना स्टेज हो गया इसका? 3 स्टेज हो गया, प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज और टर्सरी स्टेज। और प्राइमरी स्टेज और सेकेंडरी स्टेज में यह बचा जा सकता है। यदि टर्सरी स्टेज में पहुंच गया तो यह भयानक रूप ले लेता है। तो अब इससे सिफिलिस से एस्टेरिटी भी आता है, बांझपन भी आता है। तो स्वाभाविक रूप से जब इतने पार्ट्स ये आएगा तो भी बांझपन का भी शिकार हो सकती है फीमेल और मेल। अभी हम जस्ट बताए थे, ट्रांसमिशन की बात करते थे, इन्फेक्टेड पर्सन से यह हेल्दी पर्सन में पहुंच जाता है, यह सेक्सुअल क्वाइटस के द्वारा, सेक्सुअल इंटरकॉर्स के द्वारा, सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा ये फैलता है। अब आइए, ये तो था आपको इससे बचाव। अब आइए बचाव के लिए क्या करना चाहिए। बचाव के लिए हम अभी जस्ट आपको बताए थे कि यह होमोसेक्सुअलिटी, इस बीमारी में भी होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता से बचना चाहिए। और ये जो अननोन पार्टनर के साथ, अननोन पार्टनर कहने का मतलब क्या हुआ, जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं हैं, उसके जान नहीं रहे हैं कि क्या है नहीं है, उसका बैकग्राउंड नहीं जान रहे हैं क्या है, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन के समय में हमेशा कॉन्डोम का उपयोग करना चाहिए। तो ये आपको बचाव के उपाय बताया। अभी जस्ट हम आपको बोले थे, गोनोरिया रोग में ही बोले थे कि यदि एंटीबायोटिक दवाई का उपयोग की बात करें कि एंटीबायोटिक दवाई किस में आएगा, तो एंटीबायोटिक दवाई जितने भी हैं, तो अभी हम जस्ट बताए थे एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सब दवाई इफेक्टिव है। सबसे ज्यादा मोस्ट इफेक्टिव दवाई सिफिलिस में भी पेनिसिलिन है, और आपको इसे एंटीबायोटिक दवाई का उपयोग करना चाहिए यदि सिफिलिस हो गया तो ये रहा आपको सिफिलिस बीमारी, जो बैक्टीरिया से होने वाला, सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा होने वाला रोग है। अब हम लोग देखते हैं आगे, यह देखते हैं क्लेमाइडियसिस। क्लेमाइडियसिस भी एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है।